हेलो स्टूडेंट तो अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12 के पहले चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स के क्वेश्चन नंबर 1.14 से 1.17 तक। और स्टूडेंट इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ स्टूडेंट हम लोगों ने एससी और माँ के चैप्टर 1 एंड 2 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल और गॉसेस लॉ उसके भी सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। तो जो भी स्टूडेंट खासकर जो आईआईटी वगैरह की या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन स्टूडेंट्स के लिए वो जरूरी है। तो उन क्वेश्चंस के भी सारे सॉल्यूशन के लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। तो प्लीज जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1.14 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स के। स्टूडेंट ये क्वेश्चन कह रहा है फिगर शोज ट्रैक्स ऑफ 3 चार्ज पार्टिकल्स इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ठीक है, गिव द साइंस ऑफ 3 चार्जेस व्हिच पार्टिकल हैज द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। ठीक है, यहाँ पे ये सिचुएशन, ये ओरिजिनल फिगर है जो कि आपका बुक में दिया हुआ है। 3 चार्ज पार्टिकल आप देख सकते हैं, चार्ज पार्टिकल 1 2 3। ठीक है, 3 चार्ज पार्टिकल को इस तरह से प्रोजेक्ट किया गया। स्टूडेंट क्या होगा, इनफैक्ट इसे कैपेसिटर कहते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में ही काफी डिटेल से पढ़ना है। तो यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से एग्जिस्ट करता है। ठीक है, मतलब सारे रीजन में इस तरह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। तो आप जब किसी चार्ज पार्टिकल को फेंकेंगे, जैसे ही चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे इसमें, तो स्टूडेंट क्या होगा, आपने इसे सर्टेन स्पीड से फेंका तो इसका इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन होगा। ठीक है, साथ ही साथ ये जैसे ही इसके रीजन में आएगा इस पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगने लगेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, जिसके चलते क्या होगा, इस चार्ज पार्टिकल के पाथ में डेविएशन हो जाएगा। ठीक है, कुछ सर्टेन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो मोशन होगा ही, वर्टिकल डायरेक्शन में भी ये डेविएट कर जाएगा। तो यही सिचुएशन हमारा दिया हुआ है। 3 चार्ज पार्टिकल 1 2 3 को प्रोजेक्ट किया गया तो इस तरह का पाथ फॉलो किया है। चार्ज पार्टिकल 3, चार्ज पार्टिकल 2 इस तरह का पाथ और 1 जो है इस तरह का पाथ फॉलो किया। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि इसके आधार पर बताइए कि चार्ज पार्टिकल 1 2 3 का क्या साइन होगा, मतलब कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। और साथ ही साथ स्टूडेंट हमसे पूछ रहा है कि इसमें से चार्ज टू मास रेशियो किसका सबसे ज्यादा होगा, विच पार्टिकल हैज द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो, सबसे ज्यादा चार्ज टू मास रेशियो किसका ज्यादा होगा। स्टूडेंट बहुत डिटेल से इस चीज को थ्योरी में हम लोग, थ्योरी का हेडिंग है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डिटेल से हम लोग थ्योरी में इस चीज को देख चुके हैं। उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहां पर बहुत अच्छे तरीके से डिटेल से बताया गया। इवन देन शॉर्ट में उन चीजों को यहाँ पर हम देख लेंगे कि कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है और किसका चार्ज टू मास रेशियो ज्यादा है या कम है। क्लियर स्टूडेंट, देखते हैं। स्टूडेंट बहुत ही आसान है, साइन पहचानना तो बहुत ही आसान है, आप समझ सकते हैं। चार्ज पार्टिकल 1 और 2 ये डेविएट हो रहा है पॉजिटिव चार्ज की तरफ। देखिए इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर आपका नेगेटिव चार्ज है। तो 1 और 2 जो है आपका पॉजिटिव चार्ज की तरफ डेविएट हो रहा है, मतलब निश्चित रूप से चार्ज पार्टिकल 1 और 2 जो होगा वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होगा, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होगा, तभी तो ये अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव चार्ज की तरफ। क्लियर है, तो 1 एंड 2 इसका आंसर हो गया स्टूडेंट कि 1 और 2 जो चार्ज पार्टिकल है ये आपका नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। बहुत ही आसान है, चलिए ठीक है। और ऑब्वियस आप समझ सकते हैं चार्ज पार्टिकल 3 ये आपका अट्रैक्ट हो रहा है, डेविएट हो गया नेगेटिव चार्ज की तरफ। इसका मतलब चार्ज पार्टिकल 3 जो इस तरह का पाथ फॉलो कर रहा है ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होगा, तभी तो अट्रैक्ट हो गया नेगेटिव चार्ज की तरफ। क्लियर है, मतलब 3 जो होगा वो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होगा। क्लियर स्टूडेंट, इसका दूसरा जो पार्ट है स्टूडेंट कि चार्ज टू मास रेशियो किसका ज्यादा है किसका कम है, इस चीज को थ्योरी में डिटेल से देख चुके हैं। यहां पर हम लोग देख रहे हैं इवन देन एक जनरल सिचुएशन। स्टूडेंट जनरल ये सिचुएशन हम लोग इमेजिन करते हैं। सपोज कीजिए यहां पर ये इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। चलिए ठीक है, सपोज कीजिए कि मान लिया आप किसी इलेक्ट्रॉन को इस तरह से प्रोजेक्ट करते हैं। किसी इलेक्ट्रॉन को आपने एक जनरल एक्सप्रेशन हम लोग देख रहे हैं। सपोज कीजिए यू स्पीड से आपने इसे प्रोजेक्ट कर दिया, क्या होगा स्टूडेंट, इस डायरेक्शन में इसका स्पीड u है। ध्यान दीजिए इलेक्ट्रॉन पे इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब कोई एक्सेलरेशन नहीं है। ये मतलब कंटिन्यू u स्पीड से तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन इस पर क्या है वर्टिकल डायरेक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में नीचे की ओर एग्जिस्ट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जिसके चलते क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की ओर है, इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर की ओर लगने लगेगा। याद कीजिए बेसिक जो फॉर्मूला हमारे पास है, जो रिलेशन है F = QE से। ठीक है,
चार्ज चूंकि नेगेटिव है तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, वेक्टर फॉर्म में लिखने से और क्लियर होगा। ठीक है, तो क्या होगा, इस पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगने लगेगा, मतलब ऊपर की ओर इस पर फोर्स लगने लगेगा, जिसके चलते क्या होगा स्टूडेंट, ये फाइनली जो है ये इस तरह का पाथ फॉलो करेगा, ये डेविएट हो जाएगा, इस पर धीरे धीरे ऊपर की ओर फोर्स लगा तो इस तरह से डेविएट हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट? तो हम लोग इंटरेस्टेड हैं इसका डेविएशन जानने के लिए। इसका अगर इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगता है स्टूडेंट तो ये फाइनली इस तरह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सीधे यहाँ से ऐसे निकल जाता इस डायरेक्शन में। लेकिन अब क्या है कि इलेक्ट्रिक फोर्स लगने के चलते ये अपने ओरिजिनल पाथ से, जो ओरिजिनल पाथ है, इससे डेविएट हो चुका है। कितना डेविएट हो गया है, देखिए लगभग इसमें डेविएशन, यहाँ से अगर देखें तो ये लगभग ये यहाँ से इस तरह का पाथ फॉलो करेगा और सर्टेन स्पीड से यहाँ से ऐसे निकल जाएगा, मतलब ये लगभग इतना डेविएट हो गया अपने ओरिजिनल पाथ से। आप समझ सकते हैं, इसको मान लिया y लिख देते हैं, यही y हम लोग निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, देखते हैं स्टूडेंट, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए मान लेते हैं इसका लेंथ जो है l है। ठीक है, इसका लेंथ l है, तो हम लोग अलग अलग मोशन के लिए, यहाँ पे दो इसका मोशन है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी है, वर्टिकल डायरेक्शन में भी है। फॉर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए इसका मोशन हम लोग इक्वेशन लिख रहे हैं। हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है s=ut + हाफ at²। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा यहाँ पे समझना है हल्का सा। s=ut + हाफ at² हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए हम लोग लिख रहे हैं, इसको u स्पीड से फेंके हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है स्टूडेंट, L डिस्प्लेसमेंट है, S की जगह L हो गया। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड, U इनिशियल स्पीड होता है तो कितना है, तो U है। चलिए यहाँ पर ये t=0 है और t टाइम के बाद ये यहाँ पे पहुंच गया, t टाइम के बाद ये यहाँ पर पहुंच गया, तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट L में इसको कितना टाइम लगा, t टाइम में हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट L हो गया है तो t हो गया, प्लस हाफ इनटू एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए लिख रहा है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो ना कोई फोर्स है इसलिए ना कोई एक्सेलरेशन है, इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 हो गया। t², यहाँ से आप समझ सकते हैं L=ut, टोटल टर्म आपका 0 हो गया, L=ut, ये एक रिलेशन निकल गया। ठीक है, एग्जैक्टली इसी तरह स्टूडेंट हम लोग लिख सकते हैं फॉर वर्टिकल मोशन, वर्टिकल डायरेक्शन में हम लिख रहे हैं जो मोशन उसका हुआ है, उसके लिए अगेन देखिए बहुत ही बेसिक तरीके से s=ut + हाफ at²। अगर हमारे पास ये इक्वेशन है, ये फॉर्मूला है, ध्यान दीजिएगा। अब हम लिख रहे हैं वर्टिकल मोशन के लिए, वर्टिकल डायरेक्शन में जो इसका मोशन हुआ है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में इसका कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो वर्टिकल डायरेक्शन में इसका y डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये ऐसे इसका जा रहा था, इनिशियल पोजीशन ये था, अब फाइनली इससे y डिस्प्लेसमेंट ऊपर आ गया, जैसे भी घूम फिर के y डिस्प्लेसमेंट है तो इसकी जगह y हो गया। ठीक है, u क्या होता है, इनिशियल स्पीड, तो इनिशियल स्पीड हमको लिखना है वर्टिकल डायरेक्शन में। ध्यान दीजिएगा, इनिशियली इसको u स्पीड से फेंका गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में इसका इनिशियली कोई स्पीड नहीं था, मतलब u 0 हो गया। ठीक है, जब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट y होने में इसको कितना टाइम लगा है भाई, तो t टाइम लगा, t टाइम के बाद यहाँ पहुंचा है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट y हुआ तो t हो गया, प्लस हाफ इनटू वर्टिकल डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन ध्यान दीजिएगा, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू यहाँ से क्या हुआ v, एक हमारे पास फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, F = ma, तो यहाँ से स्टूडेंट हम लोग लिख सकते हैं A = F/m। तो इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लगा है, तो F = QE से इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड QE, ठीक है, डिवाइडेड बाई इट्स मास, ये इतना मेरा निकल गया एक्सेलरेशन निकल गया इंटू t²। क्लियर है, ये टर्म तो आपका 0 हो गया, तो y = हाफ इंटू E/m इंटू t²। देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं t = L/u लिख सकते हैं, तो यहाँ से ये t के जगह L/u का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर सारा टर्म कांस्टेंट है, हाफ कांस्टेंट है, E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, E इलेक्ट्रिक फील्ड, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन Lu। ठीक है, मतलब कि फाइनली
अलग अलग अगर चार्ज पार्टिकल के लिए बात करें, अलग अलग चार्ज पार्टिकल जिसका अलग अलग चार्ज होगा, अलग अलग मास होगा, तो उस केस में मेरा सारा चीज कांस्टेंट है एक्सेप्ट ई जो चार्ज है और मास है। मतलब कि हम यहां से कह सकते हैं कि ई वाई जो है डिस्प्लेसमेंट जो है ये प्रोपोर्शनल हो गया ई बाई एम के, प्रोपोर्शनल हो गया। अलग अलग चार्ज पार्टिकल के लिए अलग चार्ज होगा, अलग मास होगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट। और ऑब्वियस है कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेंथ कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड यू से सेका गया है, सारा चीज कांस्टेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा चार्ज बाई मास रेशियो के। मतलब जिसका जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उसका उतना ज्यादा चार्ज टू मास रेशियो होगा। क्लियर है? तो आप समझ सकते हैं कि इतना हम लोगों ने क्यों काम किया भाई। तो ये जो फिगर था इसमें हमारा डिस्प्लेसमेंट हम लोग आसानी से यहां से देख सकते हैं। 1, 2 और 3 में आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट डेविएशन जो हुआ है, डेविएशन कहिए, सबसे ज्यादा जो डेविएशन जो हुआ है वो चार्ज पार्टिकल 3 का हुआ है। सबसे ज्यादा अपने पास से सबसे ज्यादा यही डेविएट किया है। और डेविएशन जो होता है चार्ज बाई मास रेशियो के प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा डेविएशन उतना ज्यादा चार्ज बाई मास रेशियो। मतलब कि हम कह सकते हैं कि चार्ज पार्टिकल 3 का मास रेशियो, चार्ज बाई मास रेशियो सबसे ज्यादा होगा इस क्वेश्चन में। क्लियर है? तो आप इसको एज ए रिजल्ट भी याद कर सकते हैं। इसी चीज को हम थ्योरी में डिटेल से अच्छे से वहां पे बताए थे, यहाँ भी हालांकि डिटेल देख ही लिए ऑलमोस्ट, ठीक है। तो आप इसको एज ए रिजल्ट भी याद कर सकते हैं कि जिसका चार्ज बाई मास रेशियो जितना ज्यादा उतना ज्यादा डेविएशन होगा। उस आधार पे आप कह भी सकते थे यहाँ पे डायरेक्ट 3 कुछ करने का जरूरत नहीं। क्लियर स्टूडेंट? तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1.15। क्वेश्चन नंबर 1.15 में स्टूडेंट कह रहा है कंसीडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। 1.15 हम लोग देख रहे हैं 1.15 कंसीडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यह हुआ है E = 3 × 10⁻³ I न्यूटन पर कूलम। बहुत ही क्लियर है। इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम और डायरेक्शन एक्स एक्सिस की तरफ, ठीक है। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों फिक्स है, कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, एग्जिस्ट कर रहा है इस तरह से, ठीक है। तो क्वेश्चन का 2 पार्ट है। पहले पार्ट में पूछ रहा है व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू ए स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन ए साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू द वाईजेड प्लेन, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से एग्जिस्ट कर रहा है। तो सिचुएशन है सपोज कीजिए कि ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, दिस इज योर जेड एक्सिस। क्लियर है स्टूडेंट? नाउ तो यहाँ पर सिचुएशन है कि एक स्क्वायर प्लेन है, एक स्क्वायर है जिसका साइड लेंथ है 10 सेंटीमीटर, व्हिच प्लेन इज पैरेलल टू द वाईजेड प्लेन। मतलब कुछ इस तरह का सिचुएशन है स्टूडेंट। कुछ इस तरह का सिचुएशन है, ये आप देख सकते हैं। एक स्क्वायर प्लेन हम बनाए हैं जो कि वाईजेड प्लेन में है इस तरह से। दिस योर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये आपका जेड एक्सिस। तो वाईजेड प्लेन में ये एक स्क्वायर है, ठीक है, जिसका साइड लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर का है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर का। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से एग्जिस्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, मतलब पूरे रीजन में एग्जिस्ट कर रहा है। इसको हम इस तरह से सब जगह से दिखा सकते हैं, ठीक है। तो कंसेप्ट शुड बी क्लियर, ठीक है। क्वेश्चन का पहला पार्ट है तो इसमें हमको निकालना है व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू द। फ्लक्स का वैल्यू स्टूडेंट हमें निकालना है, बहुत ही आसान है, आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन का ए पार्ट में फ्लक्स जो होता है दिस इज E.A एरिया वेक्टर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डॉट एरिया वेक्टर। यहाँ पे स्टूडेंट बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं कि बेसिक तरीके से फाई डी फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी ए देयर आफ्टर इंटीग्रेट। कोई भी जरूरत नहीं है यहाँ पर उतना करने का। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट है, एरिया जो है जिस सरफेस से आपका फ्लक्स का वैल्यू निकालना है उसका आपका डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, आपका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है। तो आप डायरेक्ट इस तरह के केसेस में डायरेक्ट लिखेंगे ई डॉट ए। क्लियर है? यहां पर देखिए ई डॉट ए मतलब ई का मैग्नीट्यूड लिखिए, ए का मैग्नीट्यूड लिखिए इनटू cos
कॉस थीटा, दोनों के बीच का एंगल, ठीक है, ई और ए के बीच का। ध्यान दीजिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो गया 3 इंटू 10⁻3। एरिया का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, स्क्वायर है जिसका साइड है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर मतलब कितना स्टूडेंट हो गया, 1/10 मीटर। 1/10 मीटर हो गया, ठीक है। तो 1/10 का स्क्वायर करेंगे तो 1/100। 1/100 एरिया का मैग्नीट्यूड स्क्वायर है, ठीक है। दिस इज कॉस थीटा। तो कॉस थीटा, थीटा किसके किसके बीच का एंगल होता है स्टूडेंट, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब आपका प्लेन जो है वो वाईजेड प्लेन में है, वाईजेड प्लेन में है, तो एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, मतलब कि दोनों के बीच का एंगल cos 0। तो cos 0 का वैल्यू 1 होता है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं 3 इंटू 10⁻², ये ऊपर में क्या 10 बच गया, इक्वल्स टू 30। क्या निकाल रहे हैं, फ्लक्स। तो इसका यूनिट हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इज योर आंसर। बहुत ही आसान था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, कुछ ज्यादा समझने वाला चीज नहीं है। बी पार्ट में पूछना व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल टू दिस प्लेन मेक्स अ 60 डिग्री एंगल विद द एक्स एक्सिस। अगेन समझिएगा, अभी स्टूडेंट क्या था कि जैसे प्लेन आपका इस तरह से वाईजेड प्लेन में है, जिसके चलते क्या हुआ, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दोनों का सेम डायरेक्शन हो गया, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो गया cos 0। अब क्या कर रहा है कि इसी सिचुएशन में अब ये जो आपका स्क्वायर सरफेस है, इसको 60 डिग्री एंगल से हम रोटेट कर दिए। इसको 60 डिग्री, ये अभी इस तरह से था, इसको 60 डिग्री से रोटेट कर दिए, 60 डिग्री से रोटेट कर दिए। ध्यान दीजिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का अभी भी वही डायरेक्शन है। इसको जब आप 60 डिग्री से रोटेट कीजिएगा तो एरिया वेक्टर जो अभी वो भी स्टार्टिंग में इसी डायरेक्शन में था, वो भी 60 डिग्री एंगल से इस तरह से रोटेट कर जाएगा। एरिया वेक्टर मतलब फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल अब हो जाएगा 60 डिग्री। अब 60 डिग्री हो जाएगा। तो बी पार्ट में बस इतना का अंतर आएगा, फाई इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो वही है 3 इंटू 10⁻3। एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो कोई फर्क नहीं पड़ा है, 1/100 इंटू कॉस 60 डिग्री। बस इतना समझना है। इस केस में क्या होगा, 60 डिग्री एंगल से रोटेट किए तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल अब हो जाएगा 60 डिग्री। ये इतना आपको समझना है। दिस इज 30 इंटू कॉस 60 डिग्री का वैल्यू हाफ, दिस इज 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1.16। क्वेश्चन नंबर 1.16 में कह रहा है स्टूडेंट व्हाट इज द नेट फ्लक्स 1.16 व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एग्जांपल 1.15। पिछला वाला जो एग्जांपल है उसी से रिलेटेड है। थ्रू ए क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर ओरिएंटेड सो दैट इट्स फेस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन। चलिए ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस क्वेश्चन में था वही इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है आपका सिस्टम में, इतना ही वैल्यू का कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब हमको फ्लक्स का वैल्यू निकालना है एक क्यूब से। ध्यान दीजिएगा सिचुएशन कुछ इस तरह का है, ये आपका क्यूब हो गया, ठीक है। इस क्यूब से मान लेते हैं दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस। क्लियर है। अब इस क्यूब से फ्लक्स का वैल्यू स्टूडेंट हम लोगों को निकालना है जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों को दिया हुआ है 3 इंटू 10⁻³ आई न्यूटन पर कूलम। क्लियर स्टूडेंट, फ्लक्स का वैल्यू निकालना है इस क्यूब से, ठीक है। आप देख सकते हैं वही चीज लिखा हुआ ओरिएंटेड सो दैट, और ये क्यूब इस तरह से है कि फेसेज आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन। आप समझ सकते हैं इसका फेस जो है सब पैरेलल है। एक एक करके चलिए इसको बहुत अच्छी तरीके से समझने के लिए नाम दे देते हैं। मान लीजिए ये ओ ओरिजिन हो गया, दिस इज ओ ए बी सी, ठीक है। अब इसको नाम दे देते हैं पी क्यू आर एस, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, चलिए हम एक एक करके नाम ले रहे हैं, इसका कौन कौन सा फेस जो है कैसे कैसे किस किस कोऑर्डिनेट प्लेन के पैरेलल है समझिएगा। इसका ओ ए बी सी ये जो प्लेन है
ओ ए बी सी, नीचे वाला, एकदम नीचे वाला प्लेन, और साथ ही साथ पी क्यू आर एस, साथ ही साथ पी क्यू आर एस, ये जो है एक्स जेड प्लेन के पैरेलल है। ओ ए बी सी और पी क्यू आर एस एक्स जेड प्लेन के पैरेलल है, कोऑर्डिनेट प्लेन के पैरेलल हो गया। एग्जैक्टली उसी तरह ए बी आर एस और ओ पी क्यू सी, ये जो प्लेन है, ये दोनों प्लेन जो है आपका वाई जेड प्लेन के पैरेलल है, वाई जेड प्लेन के पैरेलल है। बाकी आप इसी तरह सोच सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो फ्लक्स का स्टूडेंट हम लोगों को वैल्यू निकालना है। नो, फ्लक्स थ्रू क्यूब, क्यूब से फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट? देखिए, फ्लक्स क्या होता है स्टूडेंट? स्केलर क्वांटिटी होता है। तो अगर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से एग्जिस्ट कर रहा है सिस्टम में, एक्स एक्सिस की तरफ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा रीजन में एग्जिस्ट कर रहा है, कांस्टेंट इतना वैल्यू का, ठीक है। फ्लक्स का वैल्यू निकालना है, तो फ्लक्स चूंकि स्केलर क्वांटिटी होता है स्टूडेंट, तो हम लोग डायरेक्ट ऐसा कर सकते हैं कि भाई इसका 6 सरफेस जो है, ये क्यूब है, इसका 6 जो सरफेस है, अलग अलग सरफेस से हम सबके थ्रू फ्लक्स का वैल्यू निकाल के और सिंपली उसको ऐड कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखते हैं एक एक करके। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर स्टूडेंट, आपका कुछ सरफेस से तो फ्लक्स का वैल्यू डायरेक्ट जीरो हो जाएगा। कौन कौन सा सरफेस, वो हम आपको लिख रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, आपका फ्लक्स, ये हम लिख रहे हैं फ्लक्स थ्रू सरफेस, ओ पी क्यू, सॉरी, फ्लक्स थ्रू सरफेस पी क्यू आर एस, यहाँ पे लिखते हैं फ्लक्स थ्रू सरफेस पी क्यू आर एस, फ्लक्स थ्रू सरफेस पी क्यू आर एस, ठीक है। साथ ही साथ इससे जीरो होगा। कैसे समझा रहे हैं? पी क्यू आर एस से भी जीरो होगा। फ्लक्स थ्रू सरफेस ओ सी बी ए, फ्लक्स थ्रू सरफेस ओ सी बी ए, इससे भी फ्लक्स जीरो होगा, ठीक है। साथ ही साथ फ्लक्स थ्रू सरफेस ओ ए एस पी, पीछे वाला जो है ओ ए एस पी, इससे भी फ्लक्स का वैल्यू जीरो होगा। और साथ ही साथ ये सामने वाला जो फ्रंट का जो सरफेस है, फ्लक्स थ्रू सरफेस बी सी क्यू आर, ये जो 4 सरफेस है, इसके थ्रू फ्लक्स का वैल्यू जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो होगा? ध्यान दीजिएगा, क्योंकि चारों ही केस में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका एक्स एक्सिस की तरफ है। ध्यान दीजिएगा, अगर ये ऊपर वाला जो टॉप सरफेस है पी क्यू आर एस, अगर इसके थ्रू बात करें तो एरिया वेक्टर आपका इस केस में क्या हो जाएगा? ऊपर की ओर हो जाएगा। एरिया वेक्टर आपका इधर हो गया, एरिया वेक्टर ऊपर की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, cos 90 जीरो, मतलब फ्लक्स का वैल्यू जीरो। फ्लक्स होगा ई डॉट ए, ये cos थीटा, तो ये cos 90 डिग्री, जीरो। एग्जैक्टली उसी तरह OCBA, ध्यान दीजिएगा, OCBA, इस केस में क्या होगा? इसका जो एरिया वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड, तो इस केस में भी एरिया वेक्टर आपका नीचे की ओर और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर, इस केस में भी दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। यहाँ पे और ज्यादा फिगर में दिखा सकते हैं, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 90 डिग्री, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 90 डिग्री, तो cos 90 जीरो। अगेन OASP देखिए, OASP पीछे वाला जो सरफेस है, तो पीछे वाला जो सरफेस है उसके लिए एरिया वेक्टर आपका पीछे की ओर हो जाएगा, परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इस केस में भी दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, cos 90 जीरो। BCQR फ्रंट वाला जो सरफेस है, BCQR, इस केस में आपका एरिया वेक्टर बाहर की ओर एंड परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, एरिया वेक्टर ये हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपका इसी डायरेक्शन में है, अगेन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, cos 90 जीरो। तो आप समझ सकते हैं कि 4 सरफेस से तो फ्लक्स का वैल्यू जीरो हो गया। क्लियर है? अब मेरा बच गया एक एक करके 2 सरफेस बच गया है। एक सरफेस आपका बच गया है OPQC, फ्लक्स थ्रू OPQC, ध्यान दीजिएगा, फ्लक्स थ्रू OPQC से फ्लक्स का जो वैल्यू होगा, दिस इज EA cos, ध्यान दीजिएगा, OPQC के केस में इसके लिए जो एरिया वेक्टर होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो उस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर इधर की ओर है, इसके परपेंडिकुलर और आउटवर्ड हो गया, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 180, एरिया इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर, 180, cos 180, मतलब cos 180 का वैल्यू माइनस होता है -1, मतलब ये हो जाएगा -EA। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फिलहाल नहीं रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पता है, E का वैल्यू इतना, एरिया का मैग्नीट्यूड हम लोग निकाल सकते हैं, साइड लेंथ दिया हुआ है तो निकाल सकते हैं, निकाले भी हैं, 1/10 का स्क्वायर 1/100, ठीक है। तो माइनस ये हो गया, ध्यान दीजिएगा। नाउ अब एक आपका सरफेस बच गया है ABRS, तो फ्लक्स थ्रू सरफेस ABRS,
इसके थ्रू फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा, तो ई ए, ध्यान दीजिएगा इस केस में ई ए कॉस, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो सब जगह वही है, इसका भी एरिया वेक्टर, जितना एरिया इस सरफेस का होगा उतना ही एरिया इसका भी होगा, इसलिए ई ए वही रह जाएगा ई ए कॉस। इस केस में ध्यान दीजिएगा इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इधर की ओर होगा, परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, मतलब इस केस में दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाएगा, और cos 0 का वैल्यू 1 होता है, मतलब ये हो जाएगा ई ए, ठीक है। सो फ्लक्स हमको निकालना है थ्रू द क्यूब, पूरे क्यूब से फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा भाई, तो फ्लक्स थ्रू सरफेस क्यूब लिखना है तो टोटल 6 सरफेस से ऐड कर दीजिए, मतलब इसको हम लिख सकते हैं फ्लक्स थ्रू सरफेस पी क्यू आर एस प्लस फ्लक्स थ्रू सरफेस ओ सी बी ए, ठीक है, प्लस फ्लक्स थ्रू सरफेस ओ ए एस पी प्लस फ्लक्स थ्रू सरफेस बी सी क्यू आर, ठीक है, फिर प्लस फ्लक्स थ्रू सरफेस ओ पी क्यू सी, फिर फ्लक्स थ्रू सरफेस ए बी आर एस, ठीक है। स्टूडेंट आप समझ सकते हैं कि ये जो चारों है, ये चारों इसके चलते तो फ्लक्स हो जाएगा सीधे 0, फिर प्लस ओपीक्यूसी से फ्लक्स का वैल्यू है माइनस ई ए, तो ये माइनस ई ए हो गया, ठीक है, प्लस एबीआरएस से फ्लक्स का वैल्यू ई ए, आप समझ सकते हैं दिस इज माइनस ई ए प्लस ई ए इक्वल्स टू 0, ये जो आंसर, ठीक है, इसका आंसर 0 हो गया स्टूडेंट। और इनफैक्ट थ्योरी में डिटेल से वहां पर स्टूडेंट हम लोग देखे थे कि कोई भी क्लोज सरफेस अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है, तो फाइनली उसके थ्रू जो फ्लक्स का वैल्यू होगा वो 0 होगा, तो उस हिसाब से वो रिजल्ट आपको पता है तो उतना कैलकुलेशन का जरूरत नहीं है, लेकिन इनफैक्ट बिगिनर्स के लिए स्टार्टिंग में आपको पता होना चाहिए प्रोसेस। क्लियर स्टूडेंट? तो देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1.17, आज का लास्ट क्वेश्चन अभी का इस क्लास का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1.17 में स्टूडेंट कह रहा है केयरफुल मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए ब्लैक बॉक्स इंडिकेट्स दैट द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ बॉक्स इज 8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। चलिए ठीक है, नेट आउटवर्ड फ्लक्स जो है, कोई मान ले एक ब्लैक बॉक्स है इस तरह से, ठीक है, इसके अंदर क्या चार्ज है नहीं चार्ज है हमको पता नहीं है, लेकिन इसके थ्रू जो आउटवर्ड जो फ्लक्स है, आउटवर्ड फ्लक्स जो है, ठीक है, इस आउटवर्ड फ्लक्स का स्टूडेंट हम लोगों को वैल्यू दिया हुआ है, आउटवर्ड फ्लक्स का वैल्यू दिया हुआ है कितना, phi = 8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्लियर नाउ? तो क्वेश्चन का पहला पार्ट पूछ रहा है स्टूडेंट व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स, इस बॉक्स के अंदर टोटल कितना चार्ज है, नेट चार्ज का वैल्यू क्या है स्टूडेंट, बहुत ही आसान है, गॉसेज लॉ से हम लोगों को पता है जो फ्लक्स होगा वो इक्वल होगा नेट इनक्लोज्ड चार्ज क्यू इन, नॉर्मली जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो नेट चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? तो यहां से फ्लक्स का वैल्यू पता है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पता है, नेट इनक्लोज चार्ज का वैल्यू निकल जाएगा, इसलिए जो नेट इनक्लोज्ड चार्ज है जो कि पूछ रहा है दिस इज phi एप्सिलॉन नॉट, phi का वैल्यू पता है 8 × 10⁻³, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम, इतना कूलम हो जाएगा स्टूडेंट। इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो दिस बिकम्स 0.07 × 10⁻⁻6 कूलम, इतना हो जाएगा, जिसको फाइनली आप लिख सकते हैं 0.07 माइक्रो कूलम इज योर फाइनल आंसर 1.17। क्लियर स्टूडेंट? बहुत ही आसान क्वेश्चन था, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। क्वेश्चन का बी पार्ट पूछ रहा है स्टूडेंट इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स, अब समझ सकते हैं ये आउटवर्ड फ्लक्स की बात हो रही है, फ्लक्स आउटवर्ड है, इसका मतलब है कि चार्ज पॉजिटिव है, मतलब कि फाइनली इतना चार्ज ही होगा, इसमें नेगेटिव चार्ज नहीं होगा, फाइनली दिस इज योर आंसर। ठीक है, नाउ बी पार्ट में पूछ रहा है द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स वेयर 0, अगर नेट आउटवर्ड फ्लक्स इस बॉक्स के थ्रू जो है वो अगर 0 होता, वेयर 0, could you conclude that there were no charges inside the box, why or why not? मतलब बी पार्ट में कह रहा है कि सपोज कीजिए कि अगर नेट फ्लक्स का वैल्यू 0 होता, अगर नेट फ्लक्स का वैल्यू 0 होता
तो क्या आप कह सकते थे भाई फ्लक्स का वैल्यू 0, तो फ्लक्स नेट फ्लक्स इक्वल्स टू नेट इनक्लोज चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स जीरो कहने का तो मतलब यही लगता है कि भाई नेट इनक्लोज्ड चार्ज जीरो, इसका तो यही मतलब है। अगर नेट फ्लक्स जीरो मतलब नेट इनक्लोज चार्ज आपका जीरो है, पक्का बात है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर नेट फ्लक्स जीरो होता तो क्या ये आप कह सकते थे कि इसके अंदर नेट चार्ज, कुड यू कंक्लूड दैट देयर वर नो चार्जेस इनसाइड द फ्लक्स? नेट चार्ज जीरो है मतलब क्या आप कह सकते थे कि भाई इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है? नहीं, ऐसा हम कंफर्मली नहीं कह सकते हैं। नेट चार्ज जीरो होने का ये मतलब जरूर है कि नेट इनक्लोज्ड चार्ज जीरो है, अंदर में नेट चार्ज जीरो है। अब नेट इनक्लोज्ड चार्ज जीरो है, ध्यान दीजिएगा, नेट इनक्लोज चार्ज जीरो है, इसका दो मतलब हो सकता है, या तो चार्ज नहीं है, या तो चार्ज है ही नहीं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि नेट चार्ज जीरो हो, चार्ज हो एक +3 कूलम का चार्ज हो, एक -3 कूलम का चार्ज हो, तो चार्ज तो है, दो चार्ज है, ठीक है। दोनों का वैल्यू इस तरह से है कि नेट चार्ज जीरो हो जा रहा है, तो दोनों पॉसिबिलिटी है, या तो चार्ज हो ही नहीं, चार्ज पार्टिकल वहां पर ना हो, या फिर नेट चार्ज जीरो हो मतलब कि चार्ज हो लेकिन उनका वैल्यू आपस में इस तरह से हो, एक +5 कूलम, एक +7 कूलम, 7 5 12, एक -12 कूलम, तो तीनों मिला के फिर से जीरो होगा, तो नेट चार्ज जीरो। इसलिए हम कंफर्मली ये नहीं कह सकते कि अगर नेट फ्लक्स जीरो है तो वहां पे चार्ज नहीं ही होगा, दैट देयर वर नो चार्ज इनसाइड द प्लेट, ऐसा हम नहीं कह सकते। हो सकता है चार्ज हो भी, चार्ज नहीं भी, चार्ज होगा तो नेट चार्ज जीरो होगा, इस तरह से होगा। क्लियर स्टूडेंट? तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मिलते हैं स्टूडेंट फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।